गुड आफ्टरनून। जैन रोजगार क्लासेस में स्वागत है। मैं एल के झा आप लोग के बीच इतिहास के उन महत्वपूर्ण बातों को लेकर आया हूँ जिसके प्रति काफ़ी जिज्ञासा आप लोग के बीच होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार भारत पर अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आते हैं और भारत पर शासन करने लगते हैं। इस क्रम में हमने मराठा किस प्रकार से अंग्रेज से जुझारूपन हर तरह से संघर्ष किया और अंततः पराजित हो गया, उसका सबसे बड़ा कारण एकता की कमी थी। इसी संदर्भ में हम आज मैसूर राज के बारे में पढ़ेंगे कि मैसूर राज में दो ही शासक हुए, जैसा कि आप जानते हैं, एक हैदर अली है और दूसरा टीपू सुल्तान है। तो हम लोग को यह जानना है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे बड़े योग्य शासक हैं, पिता पुत्र दोनों बड़े ही योग्य हैं, और 4 अंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया और अंततः मैसूर राज पर अंग्रेज ने किस प्रकार विजय प्राप्त कर लिया। भारत में किसी एक शासक का यदि नाम लिया जाए, एक मात्र शासक का, तो उस शासक में सबसे सशक्त विरोध करने वाला जो था वह टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज का सबसे ज़्यादा सशक्त विरोध किया और जैसा कि उनका कथन था कि लंबी अवधि तक, यानी बदतर जिंदगी यदि हम लंबी अवधि तक जिए उससे अच्छा है कि एक दिन का शेर का जिंदगी हो। यानी हम जब तक जिएंगे शेर की तरह जिएंगे, तो शेर की एक दिन की जिंदगी किसी की खराब जिंदगी से, कुत्ते की तरह या किसी अन्य की तरह लंबी अवधि की जिंदगी से बेहतर जिंदगी होती है। तो शेर की एक जिंदगी लंबी अवधि के खराब तरह से अधीनता यानी गुलाम होकर जीने से बेहतर है कि हम स्वाधीनता से एक दिन जिए। इस तरह की शेर से तुलना करके टीपू सुल्तान ने अपने आप को यह स्थापित की और उन्होंने इसको पूरी तरह जीवन पर्यंत निभाया भी, और अंततः युद्ध करते हुए वे शहीद हो गए। तो ये बहुत ही रोचक आपका मैसूर राज से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको पहले बता दिए हैं, फिर एक बार बता दें कि तैयारी की कोई समय नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। आपका काम है पढ़ते चलिए, और जो भी पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न भारत हम पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे एडीओ में बैठे, दरोगा में बैठे, एसएससी में बैठे, किसी भी एग्जाम बीपीएससी में बैठे, रेलवे में बैठे, हर परीक्षा में आपको किसी न किसी रूप में ये सहयोग देगी। यानी जो पढ़ा रहे हैं वहाँ से आपकी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आ सकती है। इसलिए आप तो एडीओ या दरोगा या जो भी तैयारी आप करते हैं उसके प्रति तो समर्पित रहिए ही। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षा की भी तैयारी होती है। इसके लिए एक बार आपको पढ़ना होगा, बेहतर ढंग से पढ़ना होगा, समझना होगा। इसके लिए है नियमित रूप से आप जो है क्लास करें, साथ में टेक्स्ट बुक की भी जरूर अध्ययन करें। जैन रोजगार क्लासेस जो लंबी अवधि से दिल्ली मुख्य ब्रांच से अपने को हजारों के हजारों व्यक्ति को नौकरी विभिन्न क्षेत्रों में दिला चुके हैं। इसी क्रम में अब आप लोग की बारी है, आप लोग भी जुड़े, पूरा निष्ठा से जुड़े, और निस्संदेह हम ये बताएंगे कि जिस तरह से यहाँ जितने योग्य अनुभवी टीचर आपको पढ़ाते हैं उसका लाभ यदि आप उठाएंगे तो सफलता में कोई संदेह नहीं रहेगी। क्योंकि ऐसे हर वर्ष हर परीक्षा में रिजल्ट देती रही है, यह इसकी प्रमाण है। प्रमाण की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रमाण देती आ रही है। हम मैसूर राज के बारे में पढ़ेंगे कि मैसूर राज कैसे आया। तो हमें इसे जानने के लिए विजयनगर राज को जानना होगा। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम देखेंगे 4 राज आएंगे, और ये 4 राज है संगम, सालुब, तुलुब वंश, और एक वंश आएंगे आरबीडू वंश। ये 4 वंश विजयनगर साम्राज्य के अंतर है। आप थोड़ा इसको देखेंगे, इससे आपकी समझ बढ़ेगी। विजयनगर साम्राज्य आपकी मध्यकाल में पढ़ाई होती है। संगम काल यह 1336 से 1400
ईस्वी तक सालुब वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक, और फिर तुलुब वंश, ये तुलुब वंश 1505 से 1570 तक, और फिर आरबीडू वंश, जो आरबीडू वंश है वह 1570 से 1672 एडी तक। इस चार वंश में जैसा कि संगम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पहला वंश जो है संगम वंश है, जो 1336 से 1485 तक है। दूसरा वंश सालुब वंश है, जो 1485 से 1505 तक है। तीसरा वंश तुलुब वंश है, जो 1505 से 1570 तक है। और चौथा आरबीडू वंश है, जो 1570 से 1600 लगभग 72 तक है। इस चार वंश के क्रम में जो ये आरबीडू वंश पर अब हम थोड़ा चर्चा करें, इस आरबीडू वंश के काल में ही बोडियार ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो आरबीडू वंश के कर्नाटक क्षेत्र में जो सेनापति थे बोडियार, उस बोडियार ने एक स्वतंत्र वंश की स्थापना की जो बोडियार वंश कहलाया। हम इसी क्रम में समझेंगे कि विजयनगर के जो चौथा वंश है आरबीडू वंश, आरबीडू वंश के काल में ही जब रंगा वहाँ के शासक हैं, उसके काल में ही बोडियार जो सेनापति है वह कर्नाटक क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, और यही स्वतंत्र राज्य बोडियार वंश के नाम से जाना जाता है। इसी बोडियार वंश के बारे में हम लोग को जानना है कि इस बोडियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज हैं। ये चिक्का कृष्णराज जो बोडियार वंश के राजा हैं, चिक्का कृष्णराज के दो मंत्री ब्राह्मण है देवराज और दूसरा है नंदराज। चिक्का कृष्णराज, ये बोडियार वंश के चिक्का कृष्णराज इन बंधुओं के प्रभाव में है। चिक्का कृष्णराज इन बंधुओं के प्रभाव में है। इसी क्रम में हमें मैसूर राज के बारे में पढ़ना है। हैदर अली के बारे में पढ़ना है अब हम लोग को। हैदर अली जन्म 1721 और मृत्यु 7 दिसंबर 1782।
अब हमें समझना है कि इसी बोडियार वंश के एक शासक है जिनका नाम है चिक्का कृष्णराज। ये चिक्का कृष्णराज अयोग्य शासक हैं। उनके दो जो ब्राह्मण उनके मंत्री हैं जिनका नाम है देवराज और नंदराज, ये काफ़ी प्रभावशाली है, दोनों भाई हैं और दोनों सत्ता की वास्तविकता उपयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग को जानना है कि जब चिक्का कृष्णराज शासन कर रहे हैं, वास्तव में शासन ये दो बंधु हैं ये कर रहे हैं, देवराज और नंदराज। इसी क्रम में जानना है कि मैसूर में एक जन्म लेते हैं जिनका नाम है हैदर अली। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला 1721 ईस्वी में हैदर अली, जिनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुआ। तो हमें यह जानना है कि हैदर अली ने क्या किया। हैदर अली प्रारंभ में सेना में भर्ती हुआ और उनकी सेना में एक बहुत बड़ी सफलता हुआ जब हैदर अली सेना में भर्ती होकर 1755 में डिंडीगुल के फौजदार बन गया। तो ये डिंडीगुल के जब फौजदार बनेंगे, हम देखेंगे हैदर अली एक सामान्य सेना के रूप में शामिल होता है, सैनिक के रूप में शामिल होता है और 1748 में और बहुत ही कम समय में अपने योग्यता के बल पर हैदर अली प्रशासन में काफ़ी प्रभावशाली हो गया। इतना प्रभावशाली हो गया कि 1755 ईस्वी में, थोड़ा ध्यान देंगे, 1755 ईस्वी में इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। इन्हें डिंडीगुल का, ये देखिए, डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। फौजदार का अर्थ होता है जिला प्रशासक। जिला प्रशासन के प्रधान फौजदार, जिस तरह आज हम डीएम को जिला प्रशासन के प्रधान मानते हैं, उसी तरह, हालांकि इससे ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा पावर उस समय के फौजदार का होता था, जो सैन असैन सभी में अपना प्रभाव रखता था। फिर डिंडीगुल जो बोडियार वंश के सबसे महत्वपूर्ण जगह थी, विशेष रूप से सैन्य दृष्टि से, जहां बारूद की कारखाना थी, सेना की छावनी थी, ये बहुत प्रभावशाली जगह था। इस पर अधिकार करने के बाद इसका प्रशासक बनने के बाद, फौजदार बनने के बाद हैदर अली काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है और उनका यह सोच बनता है कि हम और अधिक बेहतर कर सकते हैं। इसी क्रम में अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और 1761 में नाम मात्र के शासक चिक्का कृष्णराज, जो बोडियार वंश के हैं, उस चिक्का कृष्णराज को हटा दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चिक्का कृष्णराज नाम मात्र के हैं और चिक्का कृष्णराज जो के दो प्रभावी जो उनके मंत्री थे वह काफ़ी प्रभावशाली थे। टीपू सुल्तान के बाद हम देखेंगे फिर बोडियार वंश के शासक को शासक बनाया जाएगा, जिसे बोडियार वंश के चतुर तृतीय शासक प्रताप सिंह तृतीय बोडियार के नाम से जाना जाता है। बोडियार वंश को कभी कभी ओडियार वंश भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उच्चारण बोडियार वंश ही सही होगा। अब हम लोग को इसी क्रम में हैदर अली के बारे में जानना है कि हैदर अली अब शासक बन गया है। मैसूर राज्य के संस्थापक हैदर अली था। हैदर अली को हमें मैसूर राज्य के संस्थापक के रूप में देखना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली रूप में मैसूर राज्य की स्थापना करते हैं।
अब आप देखिएगा कि हैदर अली मैसूर राज के स्थापना किया। हैदर अली के उत्थान में डिंडीगुल के प्रशासक फौजदार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहे। अब हम देख सकते हैं कि हैदर अली डिंडीगुल के प्रशासक के रूप में अपना प्रभाव जमाता है और 1761 में मैसूर राज की स्थापना किया। तो मैसूर राज की स्थापना 1761 में किया गया। मैसूर राज की राजधानी मैसूर राज की राजधानी श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम थी। अब आप देखिए हैदर अली जिस राज की स्थापना की वह राज मैसूर राज कहलाया और इस मैसूर राज की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। 1761 ईस्वी में मैसूर राज की स्थापना किया गया और ये मैसूर राज 1761 से 1799 तक रहा। श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी थी और यह बता दें कि यह कावेरी नदी पर स्थित श्रीरंगपट्टनम है। हैदर अली को सबसे अधिक कठिनाइयाँ मराठा से प्रारंभ में उठाना पड़ा था। हैदर अली जिस क्षेत्र में अपना राज विस्तार कर रहा था वही क्षेत्र मराठा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो मराठा से, चूंकि मराठा एक बड़ी शक्ति थी, हैदर अली अभी प्रारंभिक शासक हैं, इस स्थिति में हैदर अली को काफ़ी क्षति उठाना पड़ा। उनके क्षेत्र को बार बार लूटना मराठा के लिए एक सामान्य प्रक्रिया हो गई। फिर भी हैदर अली अपने को उससे सुरक्षित रखने का प्रयास किया। इस क्रम में एक और प्रवेश करेगी और वह किराएदार होंगे अंग्रेज। और अंग्रेज की जो नीति थी ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी के अधीन अंग्रेज की नीति जो बड़ी ही आक्रामक थी। टीपू सुल्तान के संरक्षक में या हैदर अली के संरक्षक में जो पहले राजा हैं उस पर भी अंग्रेज बार बार आक्रमण करने का प्रयास कर रही है। तो इस स्थिति से जब हैदर अली को लगता है कि मेरा संप्रभुता, जो मेरा संरक्षक जिसका हम संरक्षक है, जो हमारे ऊपर निर्भर है, यदि उस पर अंग्रेज आक्रामक रूप अपनाता है तो निसंदेह हमें उनको सहायता करना चाहिए। इस स्थिति में अंग्रेज की राजनीतिक में कर्नाटक क्षेत्र में दक्षिण में दखल अंदाजी ने
हैदर अली से युद्ध करने का कारण बन गया। तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच युद्ध करने का मूल कारण है कि अंग्रेज ने दक्षिण भारत में विशेष रूप से हैदर अली के राजनीतिक जो संरक्षण में राज है, उस राज पर आक्रमण किया, उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप किया, जिसके कारण युद्ध हो गया। हम चार अंगल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इन चारों युद्ध को एक आपको टेबल द्वारा दिखा दें, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, चार अंगल मैसूर युद्ध है। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध ये 1767 से 69 के बीच हुआ। यह अंग्रेज के आक्रामक नीति के कारण मद्रास की संधि युद्ध का समापन हुआ। अब देखिए, हम द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध पर चर्चा करें। ये द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ। इस युद्ध का कारण फ्रांसीसी बस्ती माही पर अंग्रेज का आक्रमण करना, पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध हैदर अली और आयरकुट के बीच हुआ, निर्णायक युद्ध था। हैदर अली की मृत्यु टीपू के द्वारा मंगलौर की संधि। तो आप देख सकते हैं कि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जो 80-84 के बीच हुआ, ये इसी बीच में बड़ी घटना होगी, टीपू की राजसी होगी और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर भी युद्ध जारी रखा गया। अब हम लोग देख लें तृतीय अंगल मराठा युद्ध। ये 1790 से 92 के बीच हुआ। इस युद्ध में
कॉर्नवालिस नेतृत्व किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ। जिसके द्वारा टीपू का आधा राज ले लिया गया और धन देने तक 2 पुत्र को बंदी बना लिया। तो अब हम लोग देखें कि अंग्रेज से मराठा का संबंध तो देख लिए हैं कि वे किस तरह से जीते हैं। अब हम लोग को इस क्रम में देखना है कि अंग्रेज मैसूर राज यानी टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ किस तरह का बर्ताव करता है, किस तरह की नीति अपनाती है, और फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेज के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति क्या नीति अपनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट आपके लिए होगा, क्योंकि बार बार आपसे प्रश्न पूछी जाती है और उस पूछने के क्रम में आपको किसी भी प्रकार से जानने का प्रयास की जा सकती है। तो हम लोग को इस क्रम में यह जानना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ और इस युद्ध का कारण था अंग्रेज की आक्रामक नीति। अंग्रेज ने जिस प्रकार दक्षिण में मैसूर क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, अंग्रेज ने हैदर अली के संरक्षक जो राजा है, जिसका संरक्षक हैदर अली है, उनके राज में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। इन कारण से युद्ध हुआ। युद्ध में हैदर अली बेहतरीन प्रदर्शन किया, अंग्रेज की स्थिति कमज़ोर रही। अंततः अंग्रेज और हैदर अली के बीच एक संधि हुई जिसे हम मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण थी कि हैदर अली और अंग्रेज दोनों ने यह माना कि हम दोनों मित्र बन जाएंगे, सक्रिय मित्र बनेंगे, और अब तक जो हमारी एक दूसरे के प्रति शिकवा शिकायत थी या जो हमारी जीत हार हुई है, हम सभी अपने अपने क्षेत्र वापस कर देंगे। हम दोनों मिलकर विरोध के लिए काम करेंगे। तो ये निस्संदेह एक बहुत बड़ी बात थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदर अली को इसमें प्रारंभिक सफलता भी मिला है, और यह सफलता इस प्रकार थी कि हम देख सकते हैं हैदर अली काफ़ी प्रभावशाली रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगा और अंत में अंग्रेज को हम यह मान लें कि अंत में अंग्रेज को संधि करने के लिए विवश कर दिया। मद्रास की जो संधि 1769 में हुआ, इस संधि के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बात की गई, और वह बात थी कि हम हर स्तर पर एक दूसरे के सक्रिय सहयोगी होंगे। जैसा कि जानते हैं हैदर अली को मराठा से बहुत ही समस्या थी। मराठा बार बार हैदर अली के राज पर आक्रमण करते थे। इस दृष्टि को देखते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों के बीच सक्रिय संधि हुई। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि हैदर अली के साथ मद्रास की संधि में जो नीति बनाई थी, जब 1771 में जब हम देखेंगे कि जब 1771 में मराठा ने आक्रमण किया, तो अंग्रेज साथ नहीं दिया। तो अंग्रेज ने साथ नहीं दिया,
1771 में जब मराठा ने आक्रमण किया तो हैदर अली ने मद्रास की संधि के अधीन अंग्रेज को कहा कि आप सपोर्ट करो, लेकिन उसने करने से इनकार कर दिया। तो इसके बाद हैदर अली यह समझ गया कि अंग्रेज कट्टर मौकाप्रस्त व्यक्ति है, इससे हमेशा हमें दूरी बनाकर रहना होगा, किसी भी स्थिति में हम इसे अब साथ नहीं आने देंगे। फिर अब हम देखेंगे इस क्रम में कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच हुआ, इस युद्ध का क्या कारण था। 1780 से 84 के बीच ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। पहला मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ। इस युद्ध का कारण है फ्रांसीसी बस्ती माही है, और ये माही पर अंग्रेज ने आक्रमण कर दिया। 1779 में आप देखेंगे कि माही पर अंग्रेज ने आक्रमण कर दिया। चूंकि माही जो फ्रांसीसी बस्ती है वह हैदर अली के संरक्षण में है, हैदर अली उसको देख रेख कर रहा है। इस स्थिति में हैदर अली काफ़ी आक्रोशित हुआ और फिर उसने अंग्रेज पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान हम देखेंगे कि हैदर अली और सर आयरकुट के बीच कई युद्ध होता है, जिसमें पोर्टनोवा का युद्ध जो है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण युद्ध है। थोड़ा इसको आप देखेंगे, यह युद्ध 1781 ईस्वी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध इस दृष्टि से है कि इस युद्ध में हैदर अली की भारी पराजय हुई और सर आयरकुट काफ़ी सफल रहा। यह आयरकुट वही है जो बंडीबासा के युद्ध में काउंट डी लाली को पराजित किया था। तो इस युद्ध में विजय होकर आयरकुट काफ़ी प्रभावशाली हुआ, लेकिन हैदर अली ने पुनः अपनी स्थिति सुधारते हुए पुनः युद्ध किया, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1782 को। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की राजपोशी होगी, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान का जो शासनकाल है यदि हम देखें तो टीपू सुल्तान 1782 से 99 तक ये टीपू सुल्तान का शासनकाल है। अब टीपू सुल्तान युद्ध फिर ये भी जारी रखा, लेकिन अंततः 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन होती है और वह संधि होगी मंगलौर की संधि 1784 में। ये 1784 में मंगलौर की संधि हुई। मंगलौर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह समाप्त हो जाएगा। इस युद्ध में उस तरह से कार्य किया हैदर अली ने, जैसा कि लग रहा है कि टीपू सुल्तान ने कि अंग्रेज इनके साथ बेहतर संबंध बनाने का फिर एक प्रयास किया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ जिस प्रकार की संधि थी, जिसका भारी आलोचना भी किया गया, जैसा कि वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, उसने भी कहा कि मैकर्टन कैसा आदमी है। यानी कि जो संधि करने वाला अंग्रेज था उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, उसने बहुत ज़्यादा अधिकार है टीपू सुल्तान को दे दिया। यानी यह ऐसा लग रहा था कि जैसा एक जीते हुए टीम हारे हुए टीम के साथ किया हो। अंग्रेज इस युद्ध में जीत होती है, लेकिन वह बिल्कुल ही इस युद्ध में अपनी स्थिति बड़ी ही समर्पण जैसा की। इसके पीछे जो भी कारण हो, उनकी राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन इस युद्ध के द्वारा टीपू सुल्तान निसंदेह अंग्रेज के साथ कुछ समय के लिए संधि की। लेकिन इसी दौर में एक बड़ी घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना होगी और उस घटना से पूरा दुनिया प्रभावित हुआ, आज भी प्रभावित हो रही है। टीपू सुल्तान उस समय उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और उसमें वे काफ़ी रुचि भी ली। वह घटना क्या थी? तो वह घटना है फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई
1989 को फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जिससे टीपू काफ़ी प्रभावित था। जैसा कि टीपू इस बात को भली भांति समझ लिया था कि जी अंग्रेज़ से हमें लड़ना है, यदि अंग्रेज़ से हमें बेहतर लोहा लेना है, यदि उसे पराजित करना है, यदि उसे भारत से बाहर निकालना है, तो हमें हर स्तर पर अंग्रेज का हमें हर स्तर पर अंग्रेज की तरह अपने आप को दिखाना होगा, अंग्रेज की तरह अपने आप को करना होगा। यानी अंग्रेज की जो सिस्टम है, अंग्रेज की जो प्रशासनिक सिस्टम है, उनकी आर्थिक स्थिति है, उनकी सामाजिक स्थिति है, उनकी सैन्य स्थिति है, इन सभी को हमें समझना होगा। जब तक हम अंग्रेज के इन नीतियों को नहीं अवलंब करेंगे, उनकी सैन्य प्रशासन को नहीं समझेंगे, तो टीपू सुल्तान अंग्रेज समाज की तरह ही आधुनिक समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। और हम यह कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान भारत के प्रथम आधुनिक राजा के रूप में अपने को स्थापित करने का प्रयास किया। उसने श्रीरंगपट्टनम में अस्त्र शस्त्र के जो है कारखाना खोले, कृषि क्षेत्र में सुधार किया, सड़क मामले में सुधार किया, आधुनिक मुद्रा की शुरुआत किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हिजरी संवत यानी मुस्लिम कैलेंडर के जगह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत किया। तो इस प्रकार मुद्रा, संचार, हर क्षेत्र में वे आधुनिकता लाया और यहाँ तक कि उन्होंने मिसाइल बनाने का भी प्रयास किया। अंग्रेजों से प्राप्त जो स्रोत है उससे स्पष्ट हो गया है कि दुनिया में यदि किसी ने सर्वप्रथम मिसाइल बनाया तो वह था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मिसाइल बनाने वाला संभवतः दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने युद्ध में, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में उसका प्रयोग भी किया था। तो टीपू काफ़ी प्रभावशाली रूप में अंग्रेज की अनुसरण करने लगा, हर स्तर पर करने लगा। वे श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपण किया। जब फ्रांस के जो जैकोबिन क्लब है, जैकोबिन क्लब के सदस्यता भी ग्रहण कर लिया। इससे टीपू का प्रभाव काफ़ी बढ़ने लगा। अंग्रेज इस गतिविधियों से काफ़ी चिंतित थी और यही चिंता का विषय कि वे आधुनिक बन रहे हैं, वह फ्रांस से प्रभावित हो रहा है। अंग्रेज यानी ब्रिटेन और फ्रांस प्रायः हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इन सब कारणों से आप देख सकते हैं कि तृतीय अंगल मराठा युद्ध होता है। कॉर्नवालिस टीपू की गतिविधियों से काफ़ी चिंतित होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, और अंततः एक बड़ी युद्ध होगी जिसे तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के नाम से हम जानते हैं। तृतीय अंगल, जिसे हम तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के नाम से हम जानते हैं। यह युद्ध 1700, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच होता है। थोड़ा इसको देखिए। इस युद्ध का कॉर्नवालिस ने स्वयं नेतृत्व किया। यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण अंग्रेज के लिए था। जो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध जो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ, यह युद्ध इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध में अंग्रेज के जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, जो भारत के प्रशासक है, सबसे बड़े प्रशासक है ईस्ट इंडिया कंपनी का, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्वयं नेतृत्व किया। और फिर अंततः टीपू पराजित होता है। श्रीरंगपट्टनम की एक संधि होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ और इस संधि के द्वारा टीपू को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया। हम कह सकते हैं कि टीपू को रीढ़ की हड्डी जो है वह तोड़ दी गई, पूरी तरह जो है टीपू को कमज़ोर कर दिया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा।
इस संधि के द्वारा लगभग टीपू का आधा राज छीन लिया गया और इन राज्यों को अंग्रेज ने बड़ी ही चतुराई पूर्वक चतुराई की परिचय देते हुए इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, समुद्री पार्ट था, तटीय पात्र था, पार्ट था, जो समुद्री व्यापार के दृष्टि से, संचार के दृष्टि से, समसामयिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उस पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। वे अपने अधीन रखा और मराठा को भी इसमें कुछ पार्ट टीपू सुल्तान का कुछ क्षेत्र दे दिया और इसी प्रकार कुछ क्षेत्र हैदर अली को भी दे दिया। थोड़ा आप सोचिए, जो अंग्रेज जितने में इतने प्रभावशाली है वह कुछ क्षेत्र वापस कर देता है और वापस वह एक भारतीय राजा से लेता है और दूसरे भारतीय राजा को देता है और द्वितीय भारतीय राजा बहुत ही मज़ा में, यानी कि काफ़ी उत्साहपूर्वक उसको स्वीकार करता है। वह भूल जाता है कि टीपू के साथ वह स्थिति न बने कि आपस में हैदर अली और मराठा मिल जाए, यानी वह कंडीशन उस समय भी वह स्थिति थी कि हैदर अली और मराठा दोनों यदि मिल जाता टीपू के साथ तो अंग्रेज को पराजित किया जा सकता था, को भारत से बाहर किया जा सकता था। तो उससे बचने के लिए ही ऐसा की गई कि उन दोनों के बीच संबंध बेहतर नहीं हो, उनसे संबंध बेहतर नहीं हो। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेज ने, कॉर्नवालिस ने हैदर अली के जो राज है, यानी कि टीपू का जो राज है, उस राज का कुछ भाग निजाम को देकर और मराठा को देकर टीपू को मित्रहीन बना दिया। दूसरा, टीपू से करोड़ों रुपया का जुर्माना भी लिया और ये जुर्माना के रूप में उनके 2 पुत्र को बंधक बना लिया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। अब हम देखेंगे टीपू फिर भी अंग्रेज के विरुद्ध, यह भी अंग्रेज को श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में यह भी कहा गया कि अब टीपू किसी भी विरोधी को, यानी किसी भी अंग्रेज के विरोधी को सहयोग नहीं देंगे, हर स्तर पर अंग्रेज के प्रति स्वामी भक्ति रखेंगे। लेकिन हम देखेंगे टीपू ऐसा नहीं कर पाता है और ये चतुर अंगल मैसूर युद्ध का कारण बनेगा। हम लोग चतुर अंगल मैसूर युद्ध पर चर्चा करें। लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि करने का दबाव डाला। जो स्वीकार्य नहीं थी और टीपू अंग्रेज के विरोधियों और विदेशों से अंग्रेज के विरुद्ध सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया।
श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799 में अंग्रेज और मैसूर राज के बीच हुआ। टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए चार मई 1799 को मारा गया। अब आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस मैसूर राज को हैदर अली ने बनाया, हैदर अली ने अंग्रेज से युद्ध लड़ता रहा। हैदर अली के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान भी मैसूर राज की रक्षा के लिए, अपने स्वाधीनता के लिए अंग्रेज से लड़ते रहा। भले ही श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेज ने टीपू सुल्तान को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन टीपू सुल्तान की स्वाभिमान, उनकी स्वतंत्रता, उनकी जो विचार है वह अभी भी बना हुआ है। और यही कारण है कि अंततः चतुर अंगल मैसूर युद्ध होती है। ये चतुर अंगल मैसूर युद्ध इस दृष्टि से आप देखेंगे कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि ये अंतिम युद्ध है मैसूर राज के साथ अंग्रेज का, और टीपू के लिए भी यह अंतिम युद्ध है। इस युद्ध का नाम दिया गया है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। ये श्रीरंगपट्टनम का युद्ध है। इस युद्ध का कारण यह थी कि टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कॉर्नवालिस ने 1792 में की थी, उस ट्रीट को पूरी तरह वह लागू नहीं कर पा रहा है। और फिर टीपू सुल्तान हर स्तर पर अंग्रेज के विरोधियों के साथ साठगांठ करना चाह रहा है, जिसमें फ्रांसीसी मॉरिशस के गवर्नर से और यहाँ तक कि नेपोलियन से भी पत्राचार किया। नेपोलियन 1798 में नील घाटी के युद्ध में पराजित हो गया। यदि 1798 में 1798 में यदि नेपोलियन नील घाटी के युद्ध में विजय प्राप्त करता तो यह संभावना बनती है कि नेपोलियन भारत पर भी आक्रमण कर सकता था। यह संभावना बनती है। टीपू ने उनसे पत्राचार भी किया था, लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्य है कि नेपोलियन की वहाँ पराजय होना। दूसरी बड़ी बात, मॉरिशस के गवर्नर से भी सहयोग प्राप्त करना चाहा, जो फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिशस में था। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान जो है वह तुर्की, फारस, अफगानिस्तान, मिस्र आदि राजाओं से भी अंग्रेज के विरुद्ध सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है पत्राचार आदि का जो है लेन देन किया, यानी आपस में बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया। हम बताना चाहेंगे इन गतिविधियों से अंग्रेज टीपू के विचार से, उनके जो गतिविधियां थी उससे काफ़ी असंतुष्ट थे। इसी क्रम में लॉर्ड ब्लेसली, भारत के यानी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेसली बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आता है, और उसने एक नई नीति अपनाई थी जिसे हम कहते हैं सहायक संधि। इस सहायक संधि को मानने के लिए बहुत सारे राजाओं को विवश किया गया। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सहायक संधि सर्वप्रथम मान लिया। सहायक संधि में सबसे बड़ी बात यह थी कि सर्वप्रथम अंग्रेज की अधीनता आपको स्वीकार करना होगा। यह टीपू सुल्तान के लिए कतई संभव नहीं थी। यही कारण है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के बार बार दबाव देने पर भी
वे सहायक संधि करने से इनकार करते रहा और इसी इनकार का परिणाम हुआ कि अंततः लॉर्ड ब्लेजली ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना भेजी और अंततः टीपू सुल्तान मैसूर राज की जो राजधानी श्रीरंगपट्टनम है, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच एक बड़ी युद्ध होता है और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की युद्ध से नाम से जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में सबसे सशक्त मुकाबला करने वाला टीपू का भारत में सबसे सशक्त मुकाबला करने वाला टीपू अंग्रेज का था। अंग्रेज का सबसे सशक्त मुकाबला यदि भारत में किसी ने किया तो वह टीपू सुल्तान था और टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम के पास, यानी जो किला है उनके जो राजधानी की किला है, उस किला में प्रवेश द्वार के पास युद्ध करते हुए हम देखेंगे कि 4 मई 1799 को टीपू की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि टीपू मारा जाता है युद्ध लड़ते हुए। और टीपू के बारे में बता दें कि एकमात्र बड़े राजा भारत का है जो अंग्रेज से युद्ध करते हुए मारा गया। तो इस दृष्टि से हम देखें कि टीपू बड़ी ही महान व्यक्ति हम कहें अथवा नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि वह अंग्रेज के सबसे सशक्त मुकाबला करने वाला भारत के शासक रहा और युद्ध भूमि में मारे जाने वाले टीपू सुल्तान एकमात्र भारतीय शासक है जो अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारा गया। इस दृष्टि से टीपू सुल्तान निश्चय ही हम लोग के बीच जो है सम्मानित शासक के रूप में सामने आता है। उन पर बहुत सारे आरोप है कि वे धर्मांतर थे, धर्मांतरण कराते थे। तो जो परिस्थिति थी, जो समय काल थी, उस काल में यह बहुत बड़ी घटना नहीं मानी जा सकती है। आज जब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, हम 75-80 वर्ष स्वतंत्रता की दौर में बढ़ रहे हैं, वहाँ भी हमारे देश में धर्मांतरण हो रही है। तो उस समय धर्मांतरण करना हालांकि कानून और नैतिकता के दृष्टि से गलत है, लेकिन टीपू ने यदि हम उसकी इन विचारों को थोड़ा अलग कर दें, यदि हो सकता है वह राजस्व भी अधिक लिया हो, फिर भी यदि उसको छोड़ दें, तो सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि टीपू बहुत ही सशक्त शासक था। सबसे भी बड़ा कि आधुनिक विचार को लेकर चलने वाला शासक था और अंततः उसमें उन्होंने काफ़ी सफलता भी अर्जित किया। टीपू सुल्तान में खामियां यह थी कि वे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना चाहता था, वे जो विदेशों से संबंध बनाने का जो प्रयास किया, उस प्रयास में सबसे बड़ी उनकी खामियां यह थी कि वह विदेशियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन अपने देश के अंदर सिस्टम को बनाने के लिए, अपने देश के अंदर एक अलायंस बनाने के लिए, आपस में गठजोड़ कर अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए टीपू सुल्तान ने कोई प्रयास नहीं किया। तो इस दृष्टि से हम देखें तो टीपू सुल्तान की ये बहुत बड़ी खामियां थी। फिर भी जो भी हो, टीपू के मृत्यु के बाद फिर बोडियार वंश के शासक को फिर हम देखेंगे कि बोडियार वंश के शासक तो प्रताप सिंह तृतीय बोडियार को पुनः जो है सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली करवाएगा और इस प्रकार अब वह टीपू सुल्तान जो राज थी पुनः बोडियार वंश का शासन नाम मात्र के कर दिया गया। वास्तव में जो मैसूर राज है वह पूरी तरह अंग्रेज के अधीन हो गया, हम यह मानकर चले। अब हम लोग को जब अंग्रेज का भारत पर विजय अभियान हो गया है, तो अब भारत में हम देखेंगे कि उनकी शासन पद्धति में आएंगे कि बंगाल का गवर्नर हम पढ़ेंगे, हाँ बस 1773 से 1833 तक भारत का गवर्नर बंगाल का
गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 1857 तक। भारत का वाइसराय 1858 से 1947 तक। भारत का गवर्नर जनरल 1947 से 1950 तक। तो अब हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो आगे चलकर हम लोग को यह पढ़ना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो 1773 से 1833 तक हुआ, उनके काल में कौन कौन सी बड़ी घटना घटित हुई। फिर भारत का गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ेंगे 1833 से 1857 तक। फिर भारत का गवर्नर जनरल हम इसको 1858 तक कर दें। और फिर 1858 से 1947 तक भारत का वाइसराय। और फिर 1947 से 1950 तक भारत का गवर्नर जनरल। इन सब पर जो बड़ी बातें होंगे इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग जैन रोजगार क्लासेस से जुड़े रहिए। किसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की पढ़ाई संबंधित या परीक्षा संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपका उसका सही उत्तर दी जाएगी। धन्यवाद।